प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 10 अपूर्व अनुभव। तो बच्चों, यहाँ पाठ एक संस्मरण है। एक लड़की तोतो चान जो अपने विकलांग मित्र यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर दूर तक की सुंदरता दिखाना चाहती है, उसके बारे में यह संस्मरण लिखा गया है। दो मित्रों की कहानी है, दो मित्रों का यह संस्मरण है। तो सभी बच्चे ध्यान दें। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तो सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान ने अपने मित्र यासुकी चान को बिना किसी को बताए हुए उसे अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण उसने दिया था कि जो उसका विकलांग मित्र जो पेड़ पे नहीं चढ़ पाता था, उसको न्योता दिया कि वह किसी तरह अपने मित्र को अपने पेड़ पे चढ़ने का निमंत्रण देगी, उसे अपने पेड़ पे चढ़वाएगी। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद को चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले के आरामदेह जगह थी यह। तोमोए एक जगह है, वहाँ हर एक बच्चे का बगीचे में एक अपना पेड़ था जिस पर वो चढ़ा करते थे, और वैसे ही इस बालिका का भी अपना एक पेड़ था जिसे वहाँ चढ़ा करती थी और वहाँ से उस नज़ारे को देखा करती थी, और उन पर चढ़ना बच्चों को बड़ा आरामदेह लगता था। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, पूछना पड़ता था। या छुट्टी के समय या स्कूल के बाद वह बच्चे अपने पेड़ पर चढ़ा करते थे, और किसी बच्चे को भी एक दूसरे के पेड़ पर चढ़ने की मनाही नहीं थी। अगर कोई किसी के पेड़ पर चढ़ता था तो वह बिल्कुल बड़े शिष्टाचार से वह कहते थे, माफ़ कीजिए, क्या मैं आपके पेड़ पे आ सकता हूँ या इस पे चढ़ सकता हूँ। इस प्रकार से बच्चे शिष्टाचार से रहते थे। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था, ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। तो यासुकी चान को पोलियो था, वह उसका भी कोई अपना पेड़ नहीं था, वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। तो इसलिए तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको भी पेड़ पर चढ़ने का प्रयास किया जाए, ताकि वहाँ का नज़ारा वो भी देख सके। और यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि उन्हें माँ की डांट ना पड़ जाए। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि यह यासुकी चान के घर डेनिम चोफो जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रों जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तो घर से निकलते तोतो चान ने अपनी माँ से कहा कि मैं यासुकी चान के घर जा रही हूँ। तो क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए वह अपनी माँ से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। तो चलते चलते रॉकी भी उसके साथ चल दिया, और उसने कहा, उसे नहीं रहा गया, उसने कहा, मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले में आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सोना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान को तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके साथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तो जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो वह मैदान में पहुंची, और यासुकी चान भी वहां पहुंच गया। वह दोनों बहुत खुश थे कि आज वह पेड़ पे चढ़ने वाले हैं, और तोतो चान भी बहुत खुश थी कि आज वो अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ पे चढ़ने का अवसर अवश्य देगी।
तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार की छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसने जैसी योजना बनाई थी उसके अनुसार वहाँ गई और वहाँ एक सीढ़ी लेके आई और सीढ़ी को घसीटती हुई पेड़ की जो शाखा थी उसके सहारे उसको टिका दिया और यासुकी चान को कहने लगी, ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान के पीछे से धकेलने लगी, पर तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया, हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। तो यासुकी चान ने हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह सीढ़ी पे भी अपने पैर को नहीं रख पा रहा था और वह निराश होता हुआ नीचे उतर गया। तो चान को लगा कि यह काम इतना आसान नहीं जितना मैं समझ रही थी, इसमें तो बहुत मेहनत लगने वाली है। तो वह मायूस हो गई और यासुकी चान नीचे उतर आया क्योंकि वह सीढ़ी पर ही नहीं चढ़ पा रहा था। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान ने मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई, उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। यासुकी चान को उसके पेड़ पर चढ़ाने की जो तो चान की इच्छा थी, उसकी बहुत इच्छा थी मैं अपने मित्र यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाऊं, लेकिन वह इतना आसान काम नहीं था। चढ़ने में उसे बड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपर सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। तो चान ने इधर उधर देखा और आखिरकार उसे एक तिपाही सीढ़ी मिल गई और उसने उस सीढ़ी को घसीट कर द्विशाखा तक उसे पहुंचा दिया, उस पेड़ की शाखा तक उसे पहुंचा दिया और यासुकी चान से बोलो, देखो डरो मत, यह सीढ़ी बिल्कुल अच्छी है, यह डगमगाएगी नहीं। जो तिपाही सीढ़ी है यह डगमगाएगी नहीं, इस पर तुम बड़े प्यार से चढ़ सकते हो, बड़े आराम से चढ़ सकते हो, इसे डरने की आवश्यकता नहीं है। यासुकी चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने की तरफ तो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न था कि इतना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों को ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तो चान नीचे से उसको एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी धीरे स्थिर कर रही थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। तो यासुकी चान की इस मेहनत के कारण आखिर वह वहाँ तक पहुँच गया और उसकी मदद करते करते द्विशाखा तक पहुँच गए और आखिरकार वो उस तिपाही सीढ़ी में जाकर पहुँच गया। उन्हें बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, बड़ी मेहनत तो चान को उसको पहुँचाने में लगी और आखिरकार यासुकी चान वहाँ तक पहुँच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तो चान की ओर ताकते लगा। तो चान की रुलाई छूटने को हुई तो वह बहुत खुश हुई। तो उसने देखा कि यह सारी मेहनत बेकार हो गई। तो चान तो सीढ़ी पर छलांग लगाकर द्विशाखा तक पहुँच गई, लेकिन यासुकी चान जो है वह सीढ़ी को थामे तो चान की ओर देखने लगा कि अब क्या किया जाए। वह रोने सा मुँह लेकर चुप हो गया। चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान को पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपनी हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ में वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चान उसका हाथ थामे रही, पर बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। तो यासुकी चान को वह पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण
उसने दे दिया था और उसने ठान रखी थी कि यासुकी चान को मैं ज़रूर अपने पेट पे चढ़ाऊंगी। वह घबराई नहीं, रोई नहीं। उसने कहा अगर मैं घबरा जाऊंगी, मायूस हो जाऊंगी तो यासुकी चान भी रो पड़ेगा, वह घबरा जाएगा, डर जाएगा, जिस कारण वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। तो उसने यासुकी चान से कहा कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें धीरे धीरे खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देता, पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद ही भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी तरह ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कड़ाती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। तो तोतो चान ने पूरी ताकत लगा दी यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए और आखिरकार उसने बड़ी मेहनत से तोतो चान को अपने पेड़ पर चढ़ा दिया, अपने पेड़ की शाखा पर बिठा दिया और कहा कि तुम्हारा मेरे पेड़ पर स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसे होता है। तो यासुकी चान आखिरकार तोतो चान के पेड़ पर चढ़ गया। दोनों के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी, दोनों बड़े खुश थे। तोतो चान और यासुकी चान दोनों खुश थे और फिर वो दोनों उस पेड़ की शाखा पर बैठ जाते हैं, आपस में बातें करते हैं, इधर उधर की गप्पें लड़ाते हैं। तो यासुकी चान कहता है कि मेरी बहन जो अमेरिका में है वह कहती है कि वहाँ एक डिब्बा होता है जिसको टेलीविज़न कहते हैं, उस पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आते हैं, उस पर कुश्ती आती है और कुछ समय बाद भी वह जापान में आ जाएगा, वह एक डिब्बे जैसा होता है। इस तरीके से वो आपस में बात कर रहे हैं। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह भी सोचती रही कि सोमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे सजा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो तोतो चान उस समय यह समझ नहीं पाए कि यासुकी चान के लिए जो कहीं दूर तक चलना भी संभव नहीं था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने में क्या अर्थ होंगे। तो वह सोचते हुए सोमो पहलवान को घर में रखे किसी डिब्बे के कैसे समा जाएगा, इस तरीके से वो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। बड़े खुश होकर आपस में बातें कर रहे हैं, दोनों बड़े खुश हैं। और तोतो चान बड़ी खुश है कि मैंने यासुकी चान को जो निमंत्रण दिया था वह पूरा हो चुका है, तो वह बड़ी खुश थी। पेड़ मानो जैसे गीत गा रहा हो, उन दोनों को देखकर खुश हो रहा है। और यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का एक पहला और अंतिम मौका था, इसलिए वह भी बहुत खुश था। बच्चों, आज हमने दो मित्रों की कहानी पढ़ी, अपूर्व अनुभव। किस प्रकार से तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण देती है और आखिर वह उस काम में सफल हो जाती है और दोनों बड़े खुश होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करें।